हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध एक मूर्तिकार। ठीक है, वैसे तो इनको भारतीय मूल का ब्रितानी कलाकार कहा जाता है, क्योंकि इनका जो रहने का निवास स्थान है वो ब्रिटेन में ही है और वहीं पर रहकर ये काम करते हैं। बल्कि इनका जन्म मुंबई में हुआ था, इंडिया में हुआ था, लेकिन इनकी शिक्षा विक्षा जो भी इन्होंने स्टडी किया है और जो भी काम किया है इन्होंने विदेशों से ही किया है। ठीक है, तो आज हम द मोस्ट फेमस जो हमारे मूर्तिकार हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है अनीश कपूर। ठीक है, अनीश कपूर के बारे में आज हम जानेंगे। ये अनीश कपूर हैं, ठीक है, और ये अभी वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक भी हैं। ठीक है, इनको भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये भारतीय मूल के ब्रितानी कलाकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं और इनकी प्रसिद्धि के क्या क्या कारण हैं वो सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इनका जन्म एवं परिचय। ठीक है, अनीश कपूर का जन्म 12 मार्च 1954 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी माता एक रब्बी की इराकी यहूदी की बेटी थी और पिता हिंदू भारतीय नौसेना के लिए हाइड्रोग्राफर थे। ठीक है, यानी कि इनकी जो माता थी वो रब्बी यहूदी से रिलेटेड यहूदी की बेटी थी। ठीक है, उनका जो वो अलग ही थी, विदेशी थी, वो भारतीय नहीं थी। ठीक है, और जो उनकी माता का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन ये बोला गया है कि रब्बी की इराकी यहूदी की बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो पिता थे वो एक हिंदू भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफर थे। हाइड्रोग्राफर का मतलब होता है भाई, जैसे हमारी जो नौसेना में, या फिर ये कह लो ये भी एक तरह के साइंटिस्ट होते हैं और इनका काम क्या होता है, जो वाटर से रिलेटेड, जैसे नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, उनके बारे में सर्च करना, उनके बारे में उनकी निगरानी करना। ठीक है, ये भी एक तरह की ड्यूटी ही होती है। तो वो भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफर थे, यानी कि वो जहाँ पे पोस्टेड होंगे वहाँ पे उनकी वो ड्यूटी रहती थी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि जो नदियों से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ठीक है, जो प्राकृतिक चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और वो पानी से संबंधित है, तो उन्हीं के ऊपर इनका सारा काम होता था। ठीक है, जैसे समुद्र तल की गहराई की जो है रिसर्च करना, खोज करना, या फिर नदियों के बारे में, या फिर जल की अशुद्धता के बारे में। ठीक है, अब चलो इनके बारे में तो हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, बस हमें पता होना चाहिए कि उनके पिता हिंदू थे। ठीक है, और उनकी माता एक यहूदी थी। ठीक है, और इनका नाम अनीश कपूर है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी स्टडी के बारे में। जो इनकी शिक्षा है, ठीक है, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि सबसे पहले प्रारंभिक मतलब प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, तो वो कहाँ से हुई थी? दून स्कूल से हुई थी, यानी कि हमारे उत्तराखंड के देहरादून में जो बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल है। ठीक है, बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे बच्चा रहकर पढ़ाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? सन 1973 से 77 हॉर्से कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन। ठीक है, यानी कि लंदन के हॉर्से कॉलेज, यहाँ पे टाइपिंग में ये शायद नहीं हुआ है टाइप, तो हॉर्से कॉलेज इस तरीके से बना है। ठीक है, कहीं कहीं पर हॉर्सेन भी लिखा रहता है, हॉर्सेन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हॉर्से कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से इन्होंने अपनी स्नातक, या फिर ये कह लो कि बीए या बीएफए की उपाधि इन्होंने प्राप्त
की थी, ठीक है। स्नातक में बीएफए की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एफ लगाना शायद भूल गई थी मैं। तो बीएफए की उपाधि इन्होंने यहाँ से प्राप्त की थी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 से 78 में चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन लंदन से इन्होंने अपने स्नाकोत्तर यानी कि जो इनका मास्टर फाइन आर्ट था, एमएफए, ठीक है, ये उन्होंने कहाँ से किया था? चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन लंदन से किया था, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलें तो इन्होंने जो बीएफए, ठीक है, बीएफए की उपाधि जो ली थी वो कहाँ से ली थी? ठीक है, बीएफए की उपाधि जो ली थी, एक मिनट में यहाँ पे दोबारा ही लिख देती हूँ, फाइन आर्ट ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये बीए को आप भूल जाना, ठीक है, बीए नहीं है, फाइन आर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 73 से 77, ठीक है, 73 से यानी कि 73 से 77 के बीच इन्होंने फाइन आर्ट की जो है यहाँ से हॉर्सन कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से इन्होंने अपनी उपाधि ग्रहण की थी। और उसके बाद इन्होंने 77 से 78 यानी कि 77 से 78 इन्होंने चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से जो है एमएफए की उपाधि, मास्टर फाइन आर्ट में इन्होंने जो है ये उपाधि ग्रहण की थी। दोनों कॉलेज को आपको ध्यान रखना है। देखिए ये बहुत ही आधुनिक एक मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बनते रहेंगे। आज के समय के दौर में जो कंपटीशन का जो दौर है उसमें इनके जैसे आर्टिस्टों से ही जो है क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाकर ही हम अपने एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, सन 1979 में वॉल्वर हैम्पटन, ठीक है, ये हैम्पटन कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, हैम्पटन, पॉलिटेक्निक वॉल्वर हैम्पटन, यूके में इन्होंने अध्यापन कार्य भी कराया है, यानी कि ये कॉलेज का नाम है। इस कॉलेज में इन्होंने टीचिंग भी कराई है। कब कराई है? 1979 में, ठीक है। ये समय इन्होंने इस कॉलेज में यूके का मतलब आप समझते हैं ना, यूके किसको किसको बोलते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे इन्होंने अध्यापन कार्य भी कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1979 से 80 के दौरान इन्होंने 1000 नाम नामक कलाकृति बनाई। इन्होंने इस श्रृंखला में अमूर्त ज्यामितीय रूपों की स्थापना की थी, ठीक है। यानी कि जो है इन्होंने जो पहली तो नहीं बोलेंगे, जो इन्होंने ये कृति बनाई है 1000 नाम से, ठीक है, इसमें इन्होंने अमूर्त, ठीक है, अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स का जो है इसमें प्रयोग किया है, स्थापना की है, और ठीक है। और ये किस तरह की है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पिक्चर लिया था इसका, ये देखिए, थोड़ा जूम भी कर देते हैं हम इसको, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है, ये जो रखे हुए हैं यहाँ पे, अब देखो इनका मीडियम पाउडर है, क्या है, चूना है या कलर है, रेजिन है, आई डोंट नो, बट ये इन्होंने इसी तरीके से बनाए हुए एक बहुत बड़ा हॉल है, आप लोग सर्च करेंगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं जो इन्होंने इस तरीके से बनाई हुई थी। और ये पूरी की पूरी कितनी है? 1000, तो बहुत बड़ी बात है ना, 1000 यानी कि 1000 नाम, ठीक है। तो देखिए कोई भी कलाकार छोटी मोटी चीज़ों से फेमस नहीं होता है, वो जब अपनी लाइफ में बड़ा कुछ करता है ना, बड़ा सोचता है। स्टार्टिंग में लोग चाहे कुछ भी बोलें, ठीक है, कि हाँ ये क्या कर दिया, वो ये वो सो कोई भी बातें बोले, लेकिन वो अपनी धुन में लगा हुआ है, अपनी धुन में वो काम करता है, और बाद में वही चीज़ वही काम उसकी पॉपुलैरिटी का कारण बनते हैं, रीज़न बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देख के लग भी रहा होगा कि पता नहीं क्या है, कैसी है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इसी से हुई है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्तर पे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है। जब आप उनकी पिक्चर्स को देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा साइज़ में ठीक कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, सन 1982 में कलाकार निवास वॉकर आर्ट गैलरी लिवरपूल यूके में रहकर इन्होंने काम किया। ठीक है, यानी कि यूके में इन्होंने पढ़ाया भी था। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया था और हैम्पटन पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, याद रखना। और कब पढ़ाया था, 1979 में। ठीक है, और यहाँ पे 1982 में इन्होंने कहाँ पे काम किया है, कलाकार निवास वॉकर आर्ट गैलरी लिवरपूल यूके में ही रहकर इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1980 से 90 के दशक में अनीश कपूर ने अपनी बायोमॉर्फिक, ठीक है, बायोमॉर्फिक है, ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखेगा। ठीक है, तो 80 से 90 के दशक में इन्होंने अपनी बायोमॉर्फिक मूर्तियों और इंस्टॉलेशन में पत्थर, एल्यूमिनियम और रेजिन जैसी विविध सामग्रियों का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखो इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इंस्टॉलेशन काम भी किया है। ठीक है, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना जो कला होती है हमारी, उसका काम भी किया है। स्थापना कला क्या होती है ये हम सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। ये एक तरह का 3D, ठीक है, 3D यानी कि त्रिआयामी कुछ मटेरियल्स होता है, उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, उसमें कोई धातु भी आ सकती है, उसमें कोई पत्थर भी आ सकता है, उसमें अन्य चीज़ें भी आ सकती हैं, ताकि जिससे एक त्रिआयामी रूप हम दे सकें। ठीक है, जैसे हम भवन बनाते हैं, उससे इतर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट में या फिर रियलिस्टिक में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मुख्यतः किसी विशिष्ट स्थान के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी स्थापना कला कही जाती है, इंस्टॉलेशन हमारा कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। आर्किटेक्ट यानी कि जो इमारतें बनाता है, भवन निर्माण करता है, लेकिन इंस्टॉलेशन भी उसी तरह का होता है, बस उसमें जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी अपनी चॉइस है कि हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, और उसको हम एक त्रिआयामी रूप दे रहे हैं, एक विशिष्ट जगह पर उसको स्थापित कर रहे हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हमें काम भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ इंस्टॉलेशन आर्ट कही जाती है। आई होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने जो अपने इंस्टॉलेशन और स्कल्पचर बनाए हैं उसमें इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया है, और रेजिन भी एक पाउडर जैसी सामग्री होती है, उसका भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये हवा के संपर्क में आकर क्या हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है। ठीक है, रेजिन का इस्तेमाल जो है ग्राफिक में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1990 में इन्होंने अपनी इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ वेनिस, ठीक है, वेनिस बिनाले में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था। अब जैसा मैंने बोला कि ये ब्रिटेन में ही रहते हैं और ब्रिटेन से ही रहकर ये अपना काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ही ये अलग अलग जगह जाते रहे हैं और वहाँ पर इन्होंने अपने अपने जो है मुख्य मुख्य काम किए हुए हैं। बहुत बड़े स्तर पर इनकी एक पहचान बनी हुई है। ठीक है, तो जो वेनिस का बिनाले हुआ था, कब हुआ था, 1990 में। ठीक है, उसमें इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था और वहाँ पर इन्होंने एक स्कल्पचर बनाया था जिसका नाम था वॉइड फील्ड। ठीक है, इस स्कल्पचर का नाम क्या था, वॉइड फील्ड। अब देखो इस वाइल्ड फील्ड में क्या था, ये एक इंस्टॉलेशन प्रदर्शित किया गया था जो खुरदरी बलुआ पत्थर के 16 ब्लॉक और प्रत्येक के ऊपर एक रहस्यमयी ब्लैक होल बना हुआ था। ठीक है, इस बिनाले में इन्हें प्रेमियो डुमिला सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, जो प्रेमियो डुमिला है ये वेनिस का ही एक सम्मान था जो इनको मिला था इस बिनाले के अंतर्गत। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी इंस्टॉलेशन बनाई थी उसमें इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, 16 पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए थे, यानी कि बहुत बड़े, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े पत्थर। ठीक है, और उनमें हर एक में जो है एक होल बनाया गया था, ब्लैक होल बनाया गया था। ठीक है, रहस्यमयी होल जिसको हम कह सकते हैं। तो यही जो था इनका शीर्षक क्या था इसका, वाइड फील्ड, यानी कि इसको हम शून्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसा था मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है वो इंस्टॉलेशन इनका। ठीक है,
तो इसको भी मैं ज़ूम कर देती हूँ थोड़ा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से इन्होंने पत्थर को ब्लॉकों में काटा है, ठीक है। और ये खुरदरे ही हैं, इनको ज़्यादा चमकाया नहीं गया है, और इनमें हर किसी में एक होल बनाया गया है। ये जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये वाला, ये, ठीक है, ये एक हॉल बनाया गया है। और ये इस तरीके के 16 थे, यानी कि 16 पत्थर के ब्लॉक थे। तो आप लोगों को देख के लग भी रहा होगा कि कितने बड़े हैं ये, ठीक है, छोटे मोटे नहीं हैं। ये जहाँ पे रखे हुए हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग कि कितने भारी और बड़े भी साइज़ के हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाता है, ये इनका हो जाता है वाइड, वाइड ही था कि कुछ और था, वाइड फील्ड, यस, क्या था ये, वाइड फील्ड, ठीक है। वाइड फील्ड के नाम से ये इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन बनाया था। और इसी के चलते, मतलब इसी के लिए इनको क्या मिला था, प्रेमियो डुमिला, इनको सम्मान मिला था वेनिस के बिनाले में। तो ये भी एक इनकी मुख्य कलाकृति मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सन 1991 में इन्हें टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। टर्नर पुरस्कार, टर्नर पुरस्कार, टर्नर के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, मतलब सॉरी थे, ठीक है, अब तो नहीं है। तो वेस्टर्न आर्टिस्ट थे, यथार्थवादी कलाकार जिनको हम कह सकते हैं, और अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध थे। जब हम वेस्टर्न सीरीज़ लाएंगे, वेस्टर्न सीरीज़ की थ्योरी हम लाएंगे, उसमें हम सारे ही वेस्टर्न आर्टिस्ट को ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ऐसे ही उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कब मिला है इनको, 1991 में, ठीक है, 1991 में इनको टर्नर पुरस्कार मिला है, ठीक है। और जो वाइड फील्ड है, इन्होंने ये कब बनाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, तो ये कब बनाया था, 1990 में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, यानी कि इसके 1 साल बाद ही इनको टर्नर पुरस्कार मिल गया था, ठीक है। हम ये सोचते हैं ना, बहुत सारे सन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस तरीके से याद करेंगे, तो रिपीटेशन में हम याद कर सकते हैं। जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो हम याद कर सकते हैं। आप देखेंगे 2002 में लंदन की टेट मॉडर्न गैलरी के टरबाइन हॉल के लिए मॉर्सियस नामक इंस्टॉलेशन स्थापित किया था। यह भी एक बहुत बड़े स्तर का जो है चित्र बनाया था इन्होंने, चित्र नहीं, सॉरी, इंस्टॉलेशन ही है, चित्र नहीं कह सकते। और इसकी जो शेप है वो इस तरीके से है, ठीक है, एक तुरई के जैसी, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है देखेंगे इसमें, ये जो मर्सियस है ये 550 फीट यानी कि 155 मीटर लंबाई है इसकी, इस तरीके से है ये, ठीक है। तो मांसल लाल प्लास्टिक झिल्ली से जुड़े 3 बड़े स्टील के छल्लों की सहायता से एक तुरही का रूप बनाया गया है, जिसे संग्रहालय के टरबाइन हॉल में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यह भी एक बहुत बड़ा और बहुत मुख्य कार्य इनका हो जाता है। इसकी पिक्चर मुझे मिली नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई है, ठीक है। तो आप लोग सर्च करिएगा इसके बारे में भी। लेकिन इसकी आकृति जो है इसी तरह की है, यहाँ पे इस तरीके से स्टील के छल्ले इन्होंने अंदर की तरफ लगाए हुए हैं, और बाहर से इसका जो कलर है, जो झिल्ली है जिससे इन्होंने इसको पैक किया हुआ है, वो रेड कलर की है। यानी कि ये पूरी जो स्कल्पचर है इनकी पूरी की पूरी किस में बनी हुई है, रेड कलर में बनी हुई है, ठीक है। और बहुत ही बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी है, ठीक है। जिसकी देखो आप समझ ही सकते हैं कि लंबाई कितनी है, 550 फीट, यानी कि इसकी ये जो लंबाई है ये 550 फीट है, यानी कि 115 मीटर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका। और किसके लिए बनाया था, टेट मॉडर्न गैलरी के लिए, जो लंदन की जो टरबाइन हॉल है, ठीक है, लंदन की जो टरबाइन हॉल के लिए इन्होंने ऐसा इंस्टॉलेशन बनाया था, ठीक है। टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी का भी अगर हमसे पूछा जाता है तो ये लंदन में है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ है, तो वो लंदन में है, ठीक है। और यहीं पर टरबाइन हॉल के लिए इन्होंने ये वाला इंस्टॉलेशन बनाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि ऐसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बात करते हैं 2006 में शिकागो के मिलीनियम पार्क में
क्लाउड गेट नामक मूर्ति शिल्प स्थापित किया। यह अत्यधिक पॉलिश स्टेनलेस स्टील के 110 टन अंडाकार आर्कवे है जिसका उपनाम बीन है। जिसका है ये, जिनका नहीं, ठीक है, जिसका उपनाम बीन है। यह उनकी पहली स्थायी साइट विशिष्ट इंस्टॉलेशन है जो कि अमेरिका में इन्होंने बनाई थी, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं हम, जो इनका क्लाउड गेट है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आप लोगों को याद भी आ रहा होगा सुन के कि ऐसा प्रश्न हमने देखा है कि क्लाउड गेट किसकी कृति है, तो क्लाउड गेट अनीश कपूर की कृति है। और ये इन्होंने कब बनाई है? 2006 में शिकागो के अंदर इन्होंने बनाई है। अब ये दिखती कैसी है ये देखिए, ये है क्लाउड गेट, ठीक है। ये क्लाउड गेट है जो कितना ज़्यादा, मतलब स्टेनलेस स्टील से ये पूरा बना हुआ है और इसकी जो आप शाइनिंग देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ये कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा है, ठीक है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट वर्क हो जाता है अनीश कपूर का। इसके अंदर चाहे वो मानव आकृतियां हैं, चाहे वो ऊपर आसमान है, चाहे बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये कहाँ पर इन्होंने बनाया था? 2006 में इन्होंने ये शिकागो में बनाया था, ठीक है। यानी कि यूएसए में ये इस समय है, स्थित है, क्योंकि ये तो एक स्थायी हो गया ना, ये तो हट नहीं सकता ना कहीं से भी, ठीक है। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें थोड़ी हटाई जा सकती हैं। तो ये हमारे यूएसए में है, ठीक है। और इसका उपनाम क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा, जिसका वजन कितना है? 110 टन है, ठीक है। तो इतने बड़े आकार को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसका वज़न कितना होगा। 110 टन इसका वज़न है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? क्लाउड गेट, ठीक है। क्लाउड गेट यानी कि बादलों का द्वार, ठीक है। तो क्लाउड, बादल हम समझ सकते हैं, उसकी आकृति भी वैसी ही है जैसे क्लाउड होता है ना, वैसी ही इसकी आकृति है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? क्लाउड गेट रखा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम सभी 2006 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में रॉकफेलर सेंटर में 35 फीट यानी कि 11 मीटर व्यास का एक स्टेनलेस स्टील का दर्पण भी लगा हुआ है, जो कि इन्होंने ही बनाया था, जिसका जो है टाइटल क्या है? द स्काई मिरर इसको कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में रॉकफेलर सेंटर में, ठीक है। तो क्लाउड गेट कहाँ हो गया? शिकागो में हो गया। 2006 में ही वो भी बनाया था स्टेनलेस स्टील में, ठीक है, जिसका वज़न 110 टन है, सॉरी। और यहाँ पे जो रॉकफेलर सेंटर है हमारे न्यूयॉर्क में, यहाँ पे 35 फीट यानी कि 11 मीटर व्यास वाला एक स्टेनलेस स्टील में ही दर्पण भी इन्होंने बनाया था, लगाया था, ठीक है। उसका टाइटल द स्काई मिरर है, आप देख सकते हैं। ये जो पिक्चर हमारे सामने है ये देखिए, ठीक है। ये है वो द स्काई मिरर, आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो व्यास है, ठीक है, कितना है? 35 फीट यानी कि 35 फीट 11 मीटर, यस, ठीक है। कितनी है? 35 फीट यानी कि 11 मीटर, ठीक है। 11 मीटर व्यास वाला ये जो स्काई मिरर है ये न्यूयॉर्क में लगाया गया है, ठीक है। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क भी अमेरिका में ही आता है, ठीक है। इनके ज़्यादातर जो इंस्टॉलेशन है, इनकी जो आकृतियाँ हैं, इनकी जो मोन्यूमेंट तो नहीं बोलूँगी, जो इनके स्कल्पचर हैं वो विदेशों में ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटेन में ही रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2010 में यरूशलेम के इज़राइल संग्रहालय में टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, जो 16 फीट लंबा पॉलिश स्टील में है, जो इन्होंने स्थापित किया था। कहाँ पे? यरूशलेम के इज़राइल संग्रहालय में, ठीक है। इन्होंने इस संग्रहालय के बाहर इन्होंने स्थापित किया था। यह आकाश और संग्रहालय के परिदृश्य को दर्शाता है। आप लोग देख के समझ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है।
यरूशलेम के इज़राइल संग्रहालय के बाहर ये इन्होंने बनाया है। यह भी स्टेनलेस स्टील में ही बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 16 फीट है। ठीक है, इसमें आप सभी देख सकते हैं कि ये जो संग्रहालय है, यहाँ पे ये जो इमेज दिख रही है, इसमें आकाश की इमेज भी दिख रही है और इसमें संग्रहालय की इमेज भी दिख रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने कब बनाया था, 2010 में। ठीक है, कब बनाया था, 2010 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो गया होगा। 2006 में जो है, 2006 में इन्होंने क्या बनाया था, क्लाउड गेट बनाया था। ठीक है, और 2010 में इन्होंने जो है ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, ये इन्होंने बनाया था। ठीक है, 2006 में ही इन्होंने स्काई मिरर भी बनाया हुआ है। तो ये इनकी 3 बहुत ही ज़्यादा, 3 नहीं बोलेंगे हम, आगे और भी है, बहुत ही फेमस इनकी ये सारी जो हैं कृतियाँ हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 2011 में जापान में एक बड़े भूकंप और सुनामी की चपेट में आने के 2 साल बाद आर्किटेक्ट अराता इजोजोकी और अनीश कपूर ने एक मोबाइल कंसर्ट हॉल को पूरा किया था, जिसे आर्क नोवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इनको जापान में इनवाइट किया गया कि भैया हमारे यहाँ आओ, और हमारी जो यहाँ पे हमारे देश में जो तबाही हुई थी, एक बहुत बड़ी बाढ़ और सुनामी के, बाढ़ नहीं, सुनामी के आने के बाद हमारे 2 साल के बाद जो है इसके उसमें, ठीक है, हमने क्या करना है, एक आपसे काम करवाना है। ठीक है, इन लोगों को बुलाया, अनीश कपूर को। ठीक है, तो इन्होंने किसके साथ मिलकर, एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट जैसा मैंने अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले, आर्किटेक्ट कौन होता है, जो भवन बनाता है। ठीक है, इमारतें बनाता है, तो जिनका नाम था अराता इजोजोकी, ये जापानी ही थे। ठीक है, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक मोबाइल कंसर्ट हॉल को पूरा किया था। ठीक है, इसका काम इन्होंने किया था, जिसे नाम दिया गया आर्क नोवा। ठीक है, और ये काम जो भूकंप और सुनामी आई थी जापान में, उसके 2 साल बाद किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी देखेंगे कि आर्क नोवा कैसा था। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा आर्क नोवा। एक बलून के जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक हॉल ही है। ठीक है, अंदर से ये हॉल ही है। तो इतना बड़ा काम भी, मतलब इतने बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने, तभी तो इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आर्क नोवा कहाँ बनाया इन्होंने, आर्क नोवा बनाया है जापान में। ठीक है, जापान में किसके साथ मिलकर, अराता इजोजोकी के साथ मिलकर। ठीक है, और कब बनाया है, 2011 में इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, एक बलून के जैसा लग रहा है ना, जैसे घरों में हमारे जो सीट नहीं होती बैठने की, वैसा वैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब देखेंगे। सन 2011 से 12 में इनका उल्लेखनीय कार्य आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट है, जो कि लंदन ब्रिटेन के ओलंपिक पार्क में 2012 के ओलंपिक खेल के लिए बनाया गया था। यह लंदन का सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प है। इस टावर की ऊंचाई 377 फीट, या फिर ये कह लो कि 115 मीटर है, और यह लाल ट्यूबलर स्टील के लूपिंग जाल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये घिरा है, ना कि गिरा। ठीक है, घिरा हुआ है। तो जो इनका जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, यही वाला स्कल्पचर या मूर्ति शिल्प है, जिसको बोलते हैं आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट, जो कि इन्होंने लंदन में बनाया है। ठीक है, लंदन ब्रिटेन के ओलंपिक पार्क में ये इन्होंने 2012 में बनाया था। जब वहाँ पर 2012 में ओलंपिक खेल होने वाले थे, तो वहाँ पर इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, और ये लंदन का भी
बहुत बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ही कह लो, ठीक है, लंदन का ही सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प है। और इस पूरे टावर की जो ऊंचाई है वो 377 फीट, ठीक है, यानी कि 377 फीट और 115 मीटर इसकी हाइट है, जो कि काफ़ी ऊंचा ये हो जाता है। अब इसको देखेंगे कि ये कैसा है दिखने में, ठीक है। ये देखिए, ये है वो आर्सेलर मित्तल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा किस तरीके से इन्होंने जो है डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो पूरी इसके ऊपर से जो लेयर्स हैं, ये सारी की सारी रेड ट्यूबलर जाली है इसमें बनाई हुई, ठीक है। यानी कि इसको इसी तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि इनके जो सहयोगी थे इसमें, ठीक है, जो इनके साथ में जिन्होंने मिलकर काम किया था वो कौन थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैंने उनका नाम टाइप नहीं किया है, लेकिन मैं बता देती हूँ कौन थे। सेंसिल 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 बॉलमोंड, ठीक है, बॉलमोंड, ठीक है, बॉलमोंड, सेंसिल बॉलमोंड, इनके साथ मिलकर ही इन्होंने इस टावर को बनाया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्पस से। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन 2012 में कहाँ बनाया, लंदन में बनाया, ठीक है। लंदन में ये कहाँ पर बना हुआ है, वहाँ के ओलंपिक पार्क में ये बना हुआ है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 115 मीटर, या कह लो 377 फीट, ठीक है। 377 फीट इसकी हाइट हम कह सकते हैं, जो कि लंदन की सबसे ऊंची मूर्ति शिल्प मानी जाती है, ठीक है। यह भी अनीश कपूर ने ही बनाई है। और सहयोगी कौन थे, सेंसिल बॉलमोंड, ठीक है। अकेले इंसान के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है ना, देखो इतनी बड़ी आकृति को बनाने के लिए 1-2 दिन का खेल नहीं होता है, ये इसमें सालों लगते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी 2012 में, क्या पता कितना समय इनको लगा होगा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको बनाया था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है इनके बारे में। तो 2003 में इन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि CBE इनको बनाया गया था, ठीक है। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2003 में इनको बनाया गया था, ठीक है। यह भी हम याद रखेंगे। अब ब्रिटिश एम्पायर हैं तो ये ब्रिटेन में ही इनको मिला होगा या बनाया गया होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। 2011 में मूर्तिकला के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन के प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया, ठीक है। यानी कि जापान का जो एसोसिएशन प्रीमियम इंपीरियल है, ये 2011 में इनको दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि 2012 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हमारे आर्ट वर्क करने वाले जितने भी मूर्तिकार या आर्टिस्ट हैं, ज़्यादातर जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके थे या बना चुके हैं, ठीक है, उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर आर्टिस्ट में। अगर किसी आर्टिस्ट को भारत सरकार ने पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो आपको उसका सन, उसका जो है नाम याद रखना होगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो काफ़ी सारे आर्टिस्टों को मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ सीरियसली, जो छोटे बड़े हमारे आर्टिस्ट हैं या जो थे, कुल मिला के हमारे 300-400 लगभग आर्टिस्ट हो जाते हैं। और उनमें से भी 200-250 से ऊपर हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए,
क्योंकि हमने ज़्यादातर अपने जो है ब्रिटिश आर्टिस्ट पढ़े हैं, ब्रिटिश नहीं, जो विदेशों में रहकर काम करते थे, जैसे सूजा, जैसे एम.एफ. हुसैन, ठीक है, इस तरीके के हैं तो वो भारतीय लेकिन विदेशों में रहकर ही वो काम करते हैं। उसके अलावा जो हमारे साउथ आर्टिस्ट हैं, साउथ आर्टिस्ट मतलब जैसे तमिलनाडु, केरल, ठीक है, यहाँ से आंध्र प्रदेश से, तो यहाँ से जो आर्टिस्ट हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका मैटर अगर हमको कहीं से मिलता है तो हम लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि देखो कोई आर्टिस्टों के ऊपर कोई एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा या सारे नोट्स आपको एक ही किताब से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग बुक से उनके बारे में पढ़ना होता है। और जो हमारे आधुनिक समय में जो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनके सबके बारे में तो कोई बुक शायद होगी भी नहीं, ठीक है। एक बुक का नाम मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बुक से पढ़ने के लिए, तो प्राणनाथ मागो की समकालीन चित्रकार नाम से एक बुक है, ठीक है। प्राणनाथ मागो राइटर हैं उसके, और उसका किताब का जो नाम है वह है समकालीन चित्रकार। अगर आप लोग इस बुक को कहीं से भी ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अनीश कपूर उसमें नहीं मिलेगा, ये बहुत आधुनिक है, ठीक है। आप लोगों ने अभी जन्म देखा ना 1954, कितना नया नया जन्म है, इनकी उम्र भी नहीं है इतनी, ठीक है। तो प्राणनाथ मागो ने तो किताब कब लिख दी होगी, लेकिन उसमें भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में। भारत सरकार ने इनको 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया। अब देखते हैं सन 2016 में द लैन नोनो ग्रांट फॉर पीस, ये एक जापान का जो है शांति पुरस्कार है जो इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। जापान में ये इस नाम से एक शांति पुरस्कार दिया जाता है, ये इनको 2016 में जापान की सरकार के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। अब सरकार भी बोल सकते हैं और एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन भी तो कहीं ना कहीं सरकार से ही जुड़ी रहती है, तो जापानी एसोसिएशन है जिन्होंने ये इनको पुरस्कार दिया है 2016 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 2017 में द जेनेसिस प्राइज़, एक यहूदी नोबेल पुरस्कार है ये, ठीक है। द जेनेसिस प्राइज़ जो कि एक यहूदी नोबेल पुरस्कार है, इज़राइल के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है, 2017 में। अब इस नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ, ये जो यहूदी है, ठीक है, यानी कि ये जो इज़राइल के लोग हैं ना, और यहाँ पे जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, बहुत ही बड़े स्तर पे काम किए हैं, तो ये लोग इनको ये वाला प्राइज़ देते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, उनके स्थानीय लोग भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ठीक है, टीचर्स भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े काम करने वाले आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भी 2017 में, यानी किनको, अनीश कपूर को भी 2017 में इज़राइल के द्वारा ये यहूदी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम है द जेनेसिस प्राइज़, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें राशि दी जाती है, धनराशि, किसी भी प्राइज़ में कुछ ना कुछ मेडल या राशि अवश्य दी जाती है, तो इसमें $1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन की राशि इसमें दी जाती है, जिसको 1 साल तक मान्य रखा जाता है, यानी कि 1 साल के लिए ये इतनी धनराशि दी जाती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो कितने रिच हैं, क्योंकि इनकी कोई भी कृति, कोई भी पेंटिंग, कोई भी काम इनका करोड़ों रुपये से, लाखों रुपये से कम में नहीं बिकता है। अगर उनकी नीलामी भी हो रही है या लोग उनको ख़रीद भी रहे हैं एग्जीबिशन से, तो वो इतने ही जो है प्राइस में जाती है, लाखों रुपया उनकी कीमत होती है, यहाँ तक कि करोड़ डॉलर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जो विदेशों में लगती है तो उनकी प्राइस डॉलर में भी जाती है, ठीक है, कितने लाख डॉलर में जा रही है या फिर कितने करोड़ रुपए में जा रही है, तो ये अलग अलग है। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ साल पहले भी काफ़ी सारे आर्टिस्टों की जो है कलाकृतियाँ बिकी थी। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो जो हमारे 20वीं शताब्दी के जो महान कलाकार कहे जाते हैं, जिनका नाम था पिकासो, वो एक विदेशी कलाकार थे, ठीक है, और साथ ही साथ धनवाद के जनक भी थे।
उनकी एक पेंटिंग मिलियनों की रहती थी, ठीक है, $1 मिलियन, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि कई कई करोड़ों रुपए की उनकी पेंटिंग्स बिकती थी। और उनकी आकृतियों को अगर आप लोग देखोगे, उनकी पेंटिंग्स को अगर आप लोग देखोगे, हालांकि मेहनत बहुत थी, काम भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति देख लेगा तो बोलेगा कि ये तो कोई बच्चा भी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो पेंटिंग्स थी वो कोई बच्चा नहीं बना सकता, क्योंकि आर्टिस्ट उसी को बोलते हैं, निरंतर जो प्रयास करता है, निरंतर जो काम करता है, उसकी कला में सुधार अवश्य आता है, ठीक है। तो उन्होंने भी जिस तरह की अपनी एक शैली विकसित कर ली थी, उसकी कॉपी कर पाना शायद आज के आर्टिस्टों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं कर सकता, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही एक निजी शैली थी, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाती हैं इनकी कृतियाँ, ठीक है। अब सारी कृतियों की पिक्चर्स डालना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। फिर वही बात आती है ना कि टाइम की हमारे पास कमी है, तो यहाँ पे जो है हम ये देखेंगे इनकी फेमस कृतियाँ। ये 1000 नाम जो हमने अभी देखी, ठीक है, जो 1000 नाम हमने अभी देखी, ये इन्होंने कब बनाई थी? ये हमने शुरू में ही पढ़ा था ना, ये इन्होंने कब बनाई थी? ये इन्होंने 1979 से 80 के बीच इन्होंने ये बनाई थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जो है वॉइड फील्ड की, ठीक है, यानी कि वॉइड फील्ड को जो है इन्होंने कब बनाया था? वॉइड फील्ड का जो समय था वो था, सॉरी, वाइट फील्ड का जो समय था 1990, ठीक है, 1990 के मध्य इन्होंने इसको बनाया था। फिर यहाँ पे आती है 6 सीक्रेट प्लेसेस, ठीक है, 6 सीक्रेट प्लेसेस भी इनकी कृति हो जाती है। फिर क्लाउन गेट है, ठीक है, ये क्लाउन गेट होगा या क्लाउड गेट होगा, हाँ, ये क्लाउन गेट नहीं, क्लाउड गेट ही है, ठीक है। और ये कब बनाया था इन्होंने? 2006 में। कहाँ बनाया था? शिकागो में। शिकागो नहीं होगा तो यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन में देखो कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। शिकागो नहीं होगा तो यूएसए होगा, यूएसए नहीं होगा तो अमेरिका होगा, और ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। क्लाउड गेट इन्होंने यहाँ पे बनाया था। इसका जो टाइम पीरियड है 2006 है। फिर ये आता है ऑर्सेलर मित्तल ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्सेलर मित्तल ऑर्बिट जो है लंदन ब्रिटेन में बनाया था इन्होंने। लंदन ऑप्शन में नहीं होगा तो ब्रिटेन होगा, ठीक है, और ब्रिटेन नहीं होगा तो लंदन होगा। और ये कहाँ पे? लंदन के ओलंपिक ग्राउंड में, ठीक है, लंदन के ओलंपिक ग्राउंड में। कब बनाया था? 2012 में इन्होंने बनाया था, ठीक है। और इनके जो सहयोगी थे वो कौन थे? सेंसिल बॉलमोंड, ठीक है, सेंसिल बॉलमोंड इनके सहयोगी थे। ये नाम भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, कभी कभी ये चीज़ें ना पूछ कर वो उनके सहयोगी का नाम पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्काई मिरर की। तो स्काई मिरर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। स्काई मिरर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 2006 में ही इसको भी बनाया था, ठीक है। ये सारे के सारे किस में बने हैं? स्टेनलेस स्टील में बने हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकदार पॉलिश वाले स्टेनलेस स्टील में ये बने हुए हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड अपसाइड डाउन की। वर्ल्ड अपसाइड डाउन जो कि इन्होंने यरूशलेम नहीं, हाँ, यरूशलेम के इज़राइल संग्रहालय के लिए इन्होंने बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था? 2010 में। कोई बता सकता है इसकी हाइट कितनी थी? 16 फीट इसकी हाइट थी, ठीक है। तो 16 फीट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड अपसाइड डाउन की, जो कि संग्रहालय के बाहर बना हुआ है इज़राइल यरूशलेम में, ठीक है। इसके अलावा सी कर्व शूटिंग इनटू द कॉर्नर, आर्क नोवा जो कि जापान में इन्होंने बनाया है, ठीक है। आर्क नोवा जो कि आपने पिक्चर देखी थी, जापान में इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। किसके साथ मिलकर? इसके साथ यहाँ पे कौन थे जो आर्किटेक्ट थे? अराता
इजोजोकी, ठीक है, अराता इजोजोकी, जो कि एक जापानी आर्किटेक्चर थे। उनके साथ मिलकर आर्क नोवा यानी कि एक मोबाइल कंसर्ट हॉल था ये, ठीक है, इसको इन्होंने बनाया था। उसके बाद अन्य में आता है क्लाउड कॉलम है, निराकरण स्थल है, मदर एंड माउंटेन है, अंधा है, और साथ ही साथ रेजिंग एंड अर्थ, मेकिंग द वर्ल्ड पिंक ऑनिक्स, ये सारी की सारी इनकी फेमस कृतियाँ हो जाती हैं, इनकी जो है शिल्प हो जाते हैं, ठीक है। तो अनीश कपूर के बारे में आज आप लोगों ने जो देखा, आप लोगों के नोट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी आप लोगों को हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारे अनीश कपूर जी हैं, ठीक है। 12 मार्च 1954 मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में इनका जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल से होती है, जो कि उत्तराखंड में है। फिर यहाँ पे 73 से 77 के बीच ये हॉर्सेन कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से ये अपनी जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं फाइन आर्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये 1977 से 78 चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन लंदन से इन्होंने अपनी स्नाकोत्तर यानी कि मास्टर फाइन आर्ट्स की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे 1979 में वॉल्वर हैम्पटन पॉलिटेक्निक वॉल्वर हैम्पटन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य भी कराया है। और फिर 1999 से 80 के दौरान इन्होंने अपनी 1000 नाम से एक कलाकृति बनाई है, जो कि इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन नहीं बोलेंगे इसको, ये एक ज्योमेट्रिक्स फॉर्म्स में इन्होंने इसको बनाया है। हालांकि देखने से ये पाउडर जैसा ही लग रहा है, हो सकता है इसमें इन्होंने रेजिन का इस्तेमाल किया हो, ठीक है। ये जो है अमूर्त रूप हैं जो कि इन्होंने 1000 बनाए थे, ठीक है। 1982 में इनको कलाकार निवास वॉकर आर्ट गैलरी लिवरपूल यूके में इन्होंने रहकर काम किया था। फिर उसके बाद 80 से 90 के दशक में इन्होंने अपनी जो कृतियाँ इंस्टॉलेशन थी उनमें पत्थर, एल्यूमिनियम और रेजिन जैसी सामग्रियों का प्रयोग किया। 1990 में इन्होंने अपनी इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ वेनिस बिनाले में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें इन्होंने वाइड फील्ड यानी कि जो है खाली जगह या शून्य क्षेत्र इस नाम से इंस्टॉलेशन बनाया था। और ये इंस्टॉलेशन मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ये कैसा था, ठीक है। और इस पर इनको क्या मिला था, वेनिस बिनाले का इनको प्रेमियो डुमिला प्राइज़ इनको मिला था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी था। फिर यहाँ पे 1991 में इनको टर्नर पुरस्कार मिला, और 2002 में इन्होंने जो लंदन की टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी है उसके टरबाइन हॉल के लिए इन्होंने मॉर्सियस नामक एक तुरही जैसा इंस्टॉलेशन बनाया था, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 550 फीट या फिर 155 मीटर थी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रेड कलर में बना हुआ है, ठीक है। जो मतलब उसके ऊपर उन्होंने झिल्ली टाइप कुछ लगाया है वो रेड कलर में ही है, ठीक है। अब इसमें 2006 में इन्होंने क्लाउड गेट बनाया है शिकागो में, ठीक है, जिसका उपनाम क्या है, बीन है, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और ये जो है इसका वजन 110 टन अंडाकार ये आर्कवे में बना हुआ है, ठीक है, क्लाउड गेट, ठीक है, ये देखिए। फिर यहाँ पे 2006 में ही इन्होंने क्या बनाया, न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर में इन्होंने एक द स्काई मिरर के नाम से एक अपना इंस्टॉलेशन बनाया, जो 35 फीट या फिर ये कह लो कि 11 मीटर व्यास का ये स्टेनलेस स्टील में बना हुआ एक दर्पण है, ठीक है, जिसमें देखो बिल्डिंग जो है ऊंची मीनार वो दिखाई दे रही है और ऊपर से आसमान भी दिखाई दे रहा है। फिर ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 2010 में इन्होंने यरूशलेम इजराइल के संग्रहालय के लिए टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन बनाया था, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 फीट इसकी लंबाई है। और ये पॉलिश क्या हो रहा है, 16 फीट लंबाई ये है और पॉलिश वाले स्टील में इन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। ये आप लोग इमेज देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2011 में एक बड़े भूकंप और सुनामी की चपेट में, यानी कि जो जापान में इन्होंने आर्क नोवा बनाया था अराता इजोजोकी के साथ मिलकर, इसको इन्होंने 2011 में बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2011 और 12 में इन्होंने ऑर्सेलर मित्तल ऑर्बिट बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध कृति हो जाती है, ठीक है। बहुत ऊंचा टावर है ये, इसकी ऊंचाई 377 फीट या फिर ये कह लो 115 मीटर है, ठीक है।
115 मीटर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, उसके बाद 2003 में इनको जापान का नहीं, ब्रिटेन से कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का जो है सम्मान इनको मिला था। फिर यहाँ पे 2011 में इनको जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा 2012 में इनको पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, 2016 में द लेनोनो ग्रांट फॉर पीस एक शांति पुरस्कार है जो जापान की ओर से इनको दिया गया था। ठीक है, और 2017 में द जेनेसिस प्राइज यानी कि यहूदी नोबेल पुरस्कार इजराइल के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये एक बार हमने रिपीट कर लिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर मेरे बोलने से आप लोग नहीं समझ पाए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। ये इनकी कृतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जो मुझे मिला मैंने आप लोगों को शो कर दी। उसके बाद आप लोग भी इस पर सर्च कर सकते हैं, इन कृतियों को देख सकते हैं और जो है नेट से भी आप लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे, तो चिंता मत कीजिए। आप लोगों के जो है तैयारी आप लोग करते रहिए कंटिन्यूसली, और आशा है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और जो मेहनत करेगा उसको फल भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।